हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आप 7th क्लास है हमारी मेरे प्यारे बच्चों, और हम 7th क्लास में हम लोग आपका पढ़ेंगे हमारे अतीत। जो हमारी आपका सेकंड बुक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। और हिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं। आइए हम देखेंगे आपके नगर व्यापारी और आपका शिल्प जन जो हमारा चैप्टर है। क्लियर है। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देख लिया आप लोगों ने। तो हम शिल्प जन, नागरिक, व्यापारी इत्यादि के हम लोग आपका बात कर रहे थे, और एक एक करके हमने इन सारे को देखा कि भैया किस किस प्रकार से थे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमको रिवीजन करने की आवश्यकता है, एक बार रिवीजन करा दो। मैंने कहा बिल्कुल रिवीजन कराएंगे, साथ साथ जहां तक हमने बाप का चैप्टर पढ़ लिया था हम लोग वहां तक भी पढ़ेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया हमारा बाप का चैप्टर नंबर 6 है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप लोग व्यापारी जन को देखिए, और व्यापारी जन का मतलब क्या होता था आपको ये देखना। देख लिया आप लोगों ने। क्लियर है। चलिए अभी आपको देखना है कि कौन कौन से स्थान थे जो उस जमाने में व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे थे। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। ध्यान रहेगा आपको। तो ये बहुत सारे क्षेत्र थे, और आपको पता है प्रशासनिक केंद्र के रूप में आपने देखा जो आपका राजधानियां थी वो प्रशासनिक वास्तुकार की बड़े रूप में ही गौरवान्वित होती थी। क्लियर है। इसलिए हमने देखा है और हम लोगों ने उनकी आपका बात भी की है कि आखिर में ये स्थिति थी क्या, क्यों हमने इसको देखा है, और कैसे कैसे हम लोगों ने ये सारी बात की है, इन पर हम लोगों ने आपका देखा है। ठीक। और इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। क्लियर है। ताकि हम लोग इसको आपका देख आए। ठीक। ताकि हम इनको समझें कि आखिर में ये सारी चीजें थी क्या और किस प्रकार से थी ये। ठीक। क्लियर है। चलिए अब आपने देख लिया कहाँ उत्तम मूर्तिकार थी, नगर किस प्रकार से बने हुए थे, मंदिर कैसे थे, और कैसे कैसे देवी देवताओं की प्रतिभा इत्यादि वहां सारी चीजें थी जो आपको दिखाई देंगी। क्लियर है। देख लिया मंदिरों में बड़े बड़े अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम के रूप में आपके दिखाई दिए, और मूर्ति बनाने का क्या नियम था, कांसे की मूर्ति, तांबे और रांग जिसको हम टिन कहते हैं, टिन से बनती थी या फिर कांसे से बनी हुई है, और उसमें कितना कितना वो आपको पिघला के बनाते थे। पहले मिट्टी का स्ट्रक्चर बनाते थे। क्लियर है। ये हमने देखा। ठीक। फिर एक खोखला लोब बनता था, फिर उसके अंदर मोम पिघला दी जाती थी, फिर उसमें खांचा तैयार करते थे, फिर उससे प्रतिमा निकालते थे। क्लियर है। सबसे पहले ये हमको देखना है। ठीक। देख लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। छोटे नगर को हमने देखा वो कैसे व्यापारिक केंद्र थे। देखिए इस प्रकार में पहले पुराने जमाने में, पुराने जमाने मतलब 7वीं 8वीं 9वीं सदी में व्यापारिक बड़े बड़े केंद्र हुए। पहले जितना भी केंद्र था वो व्यापारिक था। आज की तारीख में प्रशासनिक केंद्र भी होते हैं, व्यापारिक भी होते हैं, कल्चरल भी होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल आज भी ट्रेड जो पॉइंट है वो करते हैं। जो आपके ट्रेड पॉइंट्स हैं वो ही इफेक्ट करते हैं, वो ही प्रभावित करते हैं। आमतौर पर कोई सीमांत यानी कि परिवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किले पर हमला और किला बंदी कर महल बना था। तो जहां पर व्यापारिक केंद्र थे वहीं पर क्या बनते थे, आपका किले बंदी कर कर अपने महल को बनाता। भाई किला बंदी कर लेगा तो साइड ट्रेडिंग कहाँ होगी, उसके अंदर होगी। कोई बाहर का अटैक नहीं कर पाएगा। आदमी को सामान बेचने उसके अंदर आएगा। अंदर आएगा तो कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग जा रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज होगी। सामान उनकी नजर में बिकेगा, पैसा प्रॉपर आएगा, जो राजस्व है वो प्रॉपर मिलेगा।
क्लियर है? ये चीजें बनी रहेंगी और कभी कभी इन संग्रहण अधिकारों को स्थायी मंदिर प्रदान करेगा और स्वयं। अब देखिए, ऐसे सामंत व्यापारी शिल्पकार व्यापारी भी रखते थे और कभी कभी कर संग्रहण की अनुमति थी, मंदिर प्रदान करते थे, उनका निर्माण धनगढ़ व्यापारी होते थे। ऐसे अधिकारियों का उल्लेख भी इन अभिलेखों में किया गया है जिन्हें आज हम पाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। बाजारों पर कर राजस्थान से प्राप्त एक आपके 10वीं सदी के अभिलेख का अंश है, यानी कि राजस्थान राज्य से 10वीं शताब्दी में एक हमको अंश मिला है। अभिलेख मतलब उसका सारांश है, क्या कुछ होता था जिसमें वे शुल्क दिया करते थे, मंदिर प्राधिकारियों द्वारा मंदिर के रूप में वसूले गए जाता था, जो कहते हैं मंदिर के रूप में। जैसे गुड़, शक्कर, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल, मां कपड़ों पर कर लगते थे। देखिए, शक्कर पर कर है, गुड़ पर कर है, इन सब पर कर है। क्या मैं जानना चाहता हूं आज भी कर लगते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लगते हैं। इसके अलावा व्यापारी पर भी धातुओं की चीजें बेचने वालों, अवसरों और तेलों और पशुचार के अनाज पर भी आपका बोरे पर भी कर लगाया जाता था। इनमें से दो वस्तुओं के रूप में नगद रूप में कर वसूलते थे। कैसे थे? उनको आपका नगद रूप में जो था कर आपका वसूला जाता था। क्लियर है? कर कैसे थे? हम उनको कर के रूप में आपका वसूलते थे। क्लियर है? तो कर के अलग अलग पैटर्न में हमको दिखाई दिए। सारी चीजें हमने इसमें देख ली। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त है और इन्हें आपके इकट्ठा करके देखते हैं कि कौन कर कैसे वसूलता था। थोड़ा सा इन पर हम लोग बात करेंगे। जैसे बड़े और छोटे व्यापारी, व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, इनमें से बंजारे लोग भी शामिल थे। तो अगर आप सबसे पुराना, अगर आप किसी को ट्रेडर मानेंगे तो वो बंजारे एक जमाने में बहुत पुराने आपका ट्रेडर यानी कि व्यापारी हुआ करते थे, जो वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपके ले जाया करते थे चीजों को, और उनका हमको बहुत सारे एविडेंस जो हैं वो भी हमको मिलते हैं। क्लियर है कि वो कहाँ कहाँ पर किसको लेके जा रहे हैं? ठीक है, और इनको हम लोग आपका देखते थे। क्लियर है? चलिए देख लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं। कई विशेष व्यापारी समूह, विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी संघ अपने बनाने थे। उनका एक मुखिया होता था, वह मुखिया की ओर से घोड़े खरीदने की इच्छुक योद्धाओं को से बातचीत करते थे। जो योद्धा हैं, घोड़ा खरीदना चाहते हैं, उनके इच्छुक हैं, उन सब पर बात किया करते थे। क्योंकि व्यापारी को अनेक राज्य और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए आमतौर पर काफिले काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा करने के लिए व्यापार संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे। तो उस जमाने में व्यापार संघ को गिल्ड भी कहा है, हितों की रक्षा करने के लिए, और आपका श्रेणी भी व्यापारी समूह को कहा गया है, गिल्ड। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परिवर्तित कालों में ऐसे संघ हैं। ये क्या है? गिल्ड क्या है? व्यापारिक संघ। और ऐसा ही एक व्यापारी संघ है मणिग्राम नानादेशी नामक व्यापारिक प्रायसंघ प्रायद्वीपीय भागों में दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन के दूर दूर तक फैले थे। यानी कि बहुत और भी ऐसे आपका ट्रेडर समूह थे, ट्रेडर संघ थे, जिनको हम मणिग्राम कहते हैं, नानादेश कहते हैं। ये सारे क्या थे? अलग अलग जगह से हमको ये सारी चीजें दिखाई देती। क्लियर है? और इनको देखते भी क्लियर है, ध्यान रहेगा।
आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए, इन इलाकों पर चेटियार और मालवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे। तो जो आप ओसवाल नाम पढ़ते हो ना, ओसवाल का, वो बहुत पुराने जमाने के व्यापारी हैं। मारवाड़ी भी इसलिए, चेटियार भी। आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारिक समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू में बनिया और मुसलमान में बोहरा दोनों समुदाय शामिल है। तो जो आपका बोहरा शब्द आया है वो आपके मुस्लिम जो व्यापारी वर्ग था उनको बोहरा कह दिया, हिंदू में जो व्यापारी वर्ग था उनको बनिया कह दिया। वे दूर दूर तक लाल सागर, बंदरगांव व फारस की खाड़ी, पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन से व्यापार किया करते थे। तो कहाँ है? लाल सागर को देखिए, फारस की खाड़ी को देखिए, पूर्वी अफ्रीका के जो आपके देश हैं, मिस्र वहां वगैरह, काहिरा वगैरह जो है, इन क्षेत्र को देखिए। एशिया और चाइना से ये ट्रेड जो है काफी अच्छी मात्रा में करते थे। इन पर कपड़े और मसाले ये सब ट्रेड किया करते थे। और बदले में ये अफ्रीका से क्या लाते थे? सोना और हाथी के दांत लाते थे, कपड़े और आपका मसालों के बदले में। कौन? खास करके ये लोग। दक्षिणी पूर्व एशिया, चीन, मसाले, टिन, इन सब के जो आपके बर्तन है, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। तो आपको पता है ये क्या करते थे? आपका बेसिकली एक्सचेंज भी क्या करते थे अपनी चीजों को। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, पश्चिमी तटों पर अरबी, फारसी और चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए। जो आप वेस्टर्न घाट देखोगे, यानी कि जो आपका केरल का तट है, कर्नाटक का बॉम्बे वाला, मंगलोर और जो आपकी गोवा का रीजन है, वहां पर फारसी भी हैं, अरबी भी हैं, चीनी भी थे, यहूदी और सीरिया, जो लोग सीरिया से आते थे। सीरिया मतलब आपका मध्य एशिया वाला पार्ट। और ईसाई लाल सागर के बंदरगाह में बेचे जाने वाले भारतीय मसालों और कपड़े इतावाली व्यापारी द्वारा खरीदे। जो इतावाली लोग थे, वो लोग क्या करते हैं? इनको खरीदते थे, वहां से वे आगे यूरोप के बाजारों में बेचते थे। तो हमारा व्यापार मध्य एशिया तक ज्यादा था, खासकर जो फारस के आसपास के देश है वहां तक। फिर वहां के व्यापारी इनको क्या करते थे? यूरोप में बेचते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, खासकर काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सूंठ आदि यूरोपियन व्यंजन के अंग बन गए। अब ये क्या गेन लगे? लोग अपने व्यंजनों में गेन लग गए। काली मिर्च वगैरह ये सब बन गए। और देखना, उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट थी इनकी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का बात है ये। ठीक है, वहां के क्लाइमेट में ये एडॉप्शन हो गया। भारतीय सूत मसूती कपड़े बहुत लुभावन थे। लोगों को ऐसा लगता था कि अगर भारतीय कपड़े पहन लिए तो क्या था, बहुत एलीट वर्ग उस जमाने में ऐसे कपड़े पहनता था, मतलब जो वर्ग उच्च वर्ग था। और लोग मानते थे कि भाई बड़ी विलासिता है अगर तुमको भारतीय इंडियन कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए। तो लोगों की कोशिश रहती थी कि यार एक बार तो पहनने के लिए मिल जाए कम से कम। क्लियर है? ताकि हम लोग इसको देख सकें। ठीक, तो ये सारी आपके चीजों की हमने जानने का प्रयास किया। ठीक है, देख लिया। आगे बढ़े। चलिए, अब हम थोड़ा सा इस पे हम देखेंगे। अब ये आपने इतना देख लिया, एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई आखिरकार जो है भारतीय कपड़ों की और भारतीय व्यापार की मांग बढ़ी थी। और एक इनका अपने आप में यूनिकनेस था जो हमको यहाँ पर दिखाई दिया। ठीक।
चलिए आगे बढ़े। देख लिया। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी में राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। काबुल और कांधार प्रसिद्ध थे, रेशम मार्ग से जुड़े थे। काबुल और गांधार आज तारीख में अफगानिस्तान के हिस्सा हैं। इनके साथ ही घोड़ों का व्यापार मुख्य इस मार्ग से होता था। इधर के जो आपके घोड़े थे, बड़ा यूनिकनेस थी यहाँ। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर ने, जो पेंटट टाइनेवर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़े का व्यापार प्रति वर्ष कितना था, 30,000 रुपए का होता था। उस जमाने में सोचिए, 16वीं शताब्दी में, जैसे आज तारीख में 30 लाख करोड़ का व्यापार हो, तो उन दिनों में भारी भरकम आपकी रकम समझी जाती थी कि उस जमाने में 30,000 रुपए मतलब आज की तारीख में 30,000 करोड़। काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊंटों पर लादकर उपमहाद्वीप यानी कि भारत और उसके आसपास के भागों में बेचे जाते थे। और इसके अलावा गुलाम भी लाए जाते थे। तो गुलाम उस जमाने में बिकते थे। क्लियर है? पहले लोगों की खरीद फरोख्त होती थी और उनको क्या कहते थे, गुलाम कहा जाता था। क्लियर है? चलिए देख लिया आप लोगों ने। तो यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने जानने का प्रयास किया कि कैसे व्यापारिक केंद्र था, भारत के मसालों की, इन चीजों की डिमांड क्या थी, इन सबको देखा। फिलहाल आज के लिए इतने में ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।